Welcome to ISSB Guide Series Part 157. Today in this video we are going to discuss complete details of ISSB Inter Service Selection Board. तो आज की वीडियो में जो है वो ISSB के शेड्यूल के बारे में कौन कौन सी नई टेस्ट इंट्रोड्यूस हुई हैं और उनकी तैयारी आप किस तरह करें, पुरानी टेस्ट किस तरह थी, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे। मतलब 5 डेज़ की जो आपकी ISSB है पूरी की पूरी इसी वीडियो में होगी। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आप जो है वो इसको पार्ट्स में देखें, अगर मसलन आपने अगर 10 मिनट एक दिन देखा और उन चीज़ों पर आपने प्रैक्टिस की, तैयारी की, फिर 10 मिनट आप इस तरह देखें या कम्प्लीटली देख के अपनी तैयारी करें, वो आपका मसला है। मतलब पूरी की पूरी डिटेल इस एक ही वीडियो में होगी। ये ऊपर जो आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखा है अराइवल, फॉर्म फिलिंग, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी वीडियो में डिस्कस्ड हैं, फुल डेप्थ में और कम्प्लीटली फुल चेंजेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने एलिस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो है तो शायद स्किप हो जाए हमसे, कि इंग्लिश जो है वो मस्ट है ISSB में। ठीक है, वो कंपलसरी ऐसा समझ लें कि हो चुकी है। काफ़ी जगहों पर आप उर्दू बोल सकते हो, पर कोशिश करें आप इंग्लिश बोलें, क्योंकि वहाँ पर आपसे बातचीत जो है वो इंग्लिश में ही होगी। और अगर कहीं पर कोई आपसे ऑफिसर उर्दू में मिसाल के तौर पर इंटरव्यू में बात करता है, तो इंटरव्यू का उसूल है कि अगर आपसे जिस लैंग्वेज में सवाल किया जाता है उसी लैंग्वेज में आपने जवाब देना है। तो अगर वो आपसे उर्दू में पूछें तो फिर आपने उर्दू बोलनी है, वरना आपने उर्दू नहीं बोलनी। भले आप गलत बोल रहे हो, पर आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा रखना है। अब आते हैं सबसे पहले डे 1, अराइवल रिसेप्शन डे होगा आपका। तो उस पर आपने क्या करना है, आपका अराइवल होगा, आप पहुंचेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपने आपने साथ ले के आनी है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों, मैट्रिक इंटर के, उसमें आपकी मार्कशीट हो और सनद जिसको कहते हैं हम, वो हो। अगर सनद आपके पास नहीं है तो आप पास सर्टिफिकेट निकलवाएं बोर्ड से, और वो असिस्टेंट कंट्रोलर जो होता है बोर्ड का उससे वेरीफाई करवाएं। उसकी फ़ीस होती है ऑफिशियल, आपको चालान वगैरह पे करना होता है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी वेरीफाई होती हैं। तो वो आपके पास होनी चाहिए। NIC ओरिजिनल हो आपके पास, और डोमिसाइल लेके जाएं, वो चेक शायद करें, कभी कभार नहीं भी करते, तो वो ऑप्शनल है। और उसके अलावा आपका जो है इंटर की जो FSC की है आपकी मार्कशीट और आपकी सनद, अगर सनद नहीं है तो पास सर्टिफिकेट, और सेम मेथड से आपने वो वेरीफाई करवा के फिर जाना है। उस पर जो कोटिंग होती है, कवर होता है, वो शापर का या वो प्लास्टिक का, वो उतार के जाइए, क्योंकि वहाँ पर वो उतरवाएंगे, फिर वहाँ पर टाइम लग जाएगा आपको खामखा। तो आप तैयार होके जाएं कम्प्लीटली। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे कुछ आपके। उसके अलावा अपनी जो हैं आप अपने साथ जो पेन है जो आप यूज़ करते हो, बॉल पॉइंट यूज़ करते हो, तो वो अगर नहीं तो जो ब्रश वाली पेन, जो भी आप पेन इस्तेमाल करते हो, तो वो 2 अदद आप लेके जाएं अपने साथ। और उसके अलावा और अपने जो कपड़े हैं वगैरह, वो आप अपना एक प्लान बनाएं पूरा सेटअप के, अगर आपकी टेस्ट हो तो आप वो जोहर हाल में क्या पहनेंगे। और अगर आप फ्री टाइम में बैठे हो, जो आपको रूम दिया जाता है और जहाँ पर खाना खाने जाते हो, तब आपके पास कौन सी ड्रेस होनी चाहिए, नमाज़ पढ़ने चाहिए, सारा आपने अपना प्लान बनाना है। कौन कौन सी ड्रेसेस आपके पास हों, कोई भी ड्रेस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रेस्ड होनी चाहिए। और मतलब पहनने का आपको ढंग हो, मतलब ऐसे जो बटन खुले होते हैं इस तरह ना हो, मतलब डिसेंट लगना चाहिए आपको। वैसी ड्रेसेस अपनी कलेक्शन लेके पैक करके बैग में जाएं। अगर आपकी वो प्रेस नहीं है या धुलाई नहीं हुई हुई, तो ISSB में ये आपको सहूलत दी जाती है, तो उसकी भी आप टेंशन ना लें, वो अपने साथ आप ले जाएं। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे आपको वेटिंग रूम में बिठाया बिठाया जाएगा। वहाँ पर आपसे मोबाइल और कुछ जो आपकी एक्सेसरीज़ हैं, इस तरह की गैजेट्स, वो आपसे लेंगे, जमा करेंगे। वहाँ पर जमा करने के बाद आपको जो है वो रूम्स दिए जाएंगे, अलाट किए जाएंगे, और वहाँ पर आपको सामान रखने के बाद कहा जाएगा कि आपने जोहर हाल में रिपोर्ट करना है। फिर जोहर हाल में जब आप जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये कि डॉक्यूमेंट्स का 1 या 2 सेट आप फ़ोटो कापी भी लेके जाना, शायद वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए, और वो अटेस्टेड हो तो और बेहतर है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपकी जो है वो चेस्ट नंबर्स आपको अलाट किए जाएंगे। चेस्ट नंबर पहन कर आप जाओगे
तस्वीर खिंचवाने, ऑफिशियली वो तस्वीर खींचेंगे आपकी अपने जो है वर्क कार्ड में रखने के लिए। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ का कोई बंदा होगा, कोई भी हो सकता है, डिप्टी प्रेसिडेंट वगैरह, वो आपको एड्रेस करेगा, आपको बताएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी आपको सहूलतें दी जाएंगी, कौन कौन सी टेस्ट होती हैं, कौन से आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। और वो जो जो आपको बताएगा वो ध्यान से आपने सुनना है और उस पर पूरी ISSB में आपने अमल भी करना होगा। उसके बाद अगर नमाज का यहाँ पर टाइम होता है या लंच ब्रेक, तो वो आपको वो ब्रेक देते हैं, आप होकर आइए। और ISSB में टेस्ट के अलावा भी आप पर नज़र रखी जाती है, तो वो जो आप हरकतें करते हैं तो वो भी डिसेंटली करें, मतलब ऐसी वैसी हरकतें ना करें। तो उसके बाद जब आप जोहराल में आओगे, आपसे फॉर्म्स फिल करवाए जाएंगे, बहुत सारे फॉर्म्स होंगे। तो पहले ये फॉर्म्स हुआ करते थे, ठीक है, बायोडाटा फॉर्म्स 2-4 फिल करवाए जाते थे, सेम होते थे। फिर वो क्या होता था कि जो इंटरव्यूअर होते हैं आपके डिप्टी प्रेसिडेंट और साइकोलॉजिस्ट के पास एक फॉर्म जाता है, एक GTO के पास, तो वो सारे आपसे वहीं पर फिल करवाए जाते थे और उन्हीं फॉर्म में से आपसे जो है वो सवालात होते थे। तो अभी भी इसी तरह होता है, पर ये फॉर्म्स जो हैं ये थोड़े पुराने हैं, शायद इनमें भी कोई चेंज आई हो। तो ये सारे फॉर्म्स आप देख लें यहाँ पर, इनको फिल करने की प्रैक्टिस कर लें। तो इन फॉर्म में जो भी आप फिल करेंगे वही आपसे ISSB में इंटरव्यूज़ में इधर उधर पूछा जाएगा। तो कोशिश करें वही लिखें जो आप इंटरव्यू में बता सकें, मतलब वो आप याद करके जाएं पहले से ही, तो बेहतर है। मिसाल के तौर पर आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका कद कितना है, वेट, हाइट वगैरह, एज कितनी है, और वालिदैन की इनकम क्या है, और कितने भाई बहन हो, कौन सा भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये सारी डिटेल्स इसमें लिखनी होती हैं आपने। अगर किसी बाहर कंट्री गए हो तो कौन से कंट्री, कितने डेज वहाँ पर आपने स्टे किया, फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है, हॉबीज़ कौन सी हैं, और कभी आपको कोई एग्ज़ाम में मेडल वगैरह, ये चीज़ें सारी, मतलब पूरी A to Z अपने बारे में, आपके बारे में जो डिटेल्स है वो सारी इसमें आपने देनी होती है। और आपकी फ़ेवरेट पर्सनालिटी के बारे में, और वो आपकी फ़ेवरेट पर्सनालिटी क्यों है। और उसके अलावा आप जो है अगर फ़ेल हो जाएं खुदा न खास्ता ISSB में, तो आप फिर क्या करेंगे, तो वो भी इसमें आपने लिखना होता है। तो ये आपका बायोडाटा फॉर्म था। इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स आपसे फिल किए जाएंगे। पहले फॉर्म्स के बाद कुछ नहीं होता था, ठीक, आपको जो है फ्री कर दिया जाता था, पर नई चेंज के मुताबिक आपसे वो ऐसे लिखवाते हैं इसी डे पर फॉर्म्स के साथ। तो ब्लैंक पेजेस होते हैं आपके, और दिए जाते हैं वही फॉर्म्स के साथ। तो वो आपको वहाँ पर एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस पर आपने ऐसे लिखना है। वो 120 to 250 वर्ड्स की लेंथ का होना चाहिए, साफ़ सुथरा हो, हैंड राइटिंग भी, और जो उसमें आप लिख रहे हो आइडियाज़ भी। मिसाल के तौर पर आप एक लिख रहे हो ऐसे गाय पर, तो पहले आप बता रहे हो कि गाय की 2 आँखें होती हैं, फिर एक पूँछ होती है, 4 टांगें होती हैं, मतलब एक सीमित आर्डर में आप नहीं बता रहे। मतलब अगर आपने आँखों से स्टार्ट किया है, तो फिर आप आँखों के नज़दीक जो पार्ट होगा उसको टच करेंगे, डायरेक्टली आप पूँछ की तरफ नहीं चले जाएंगे। तो जो भी आपका टॉपिक होगा उस पर एक आर्डर के साथ, एक अच्छी, मतलब आपकी उसमें ज़हानत जो है वो चेक होती है ऐसे में। तो स्मिथ के साथ, आर्डर के साथ, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, तकरीबन तकरीबन मिनिमम 2 पेजेस आप उस पर लिख लें। और उसके बाद आपके जो ऐसे का स्ट्रक्चर हो वो किस तरह का होना चाहिए, ऊपर आप टाइटल लिखें। ये बेहतर है अगर आप इसको फॉलो करें। तो अगर फॉलो नहीं करते आप इसको, वो आपकी मर्ज़ी है, पर अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बेहतर है। तो उसमें ऊपर टाइटल लिखेंगे आप। टाइटल लिखने के बाद इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ हो छोटा सा, टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली, और उस टॉपिक को किस तरफ आप ले जाएंगे उस इंट्रोडक्शन में आपने बयान करना है। फिर उसमें बॉडी पैराग्राफ्स हैं एक, तो कंपलसरी आपने लिखना है, जिसमें आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे जो भी आपने साइड ली हो टॉपिक की उस पर। अगर 2-3 अगर आप पैराग्राफ्स लिखते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, पर कंपलसरी है एक लिखना है ज़रूर आपने। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन के आपने जो साइड ली उसको आपने किस तरह प्रूव किया, और किस तरह उसको आप डिफेंड आपने किया, साबित किस तरह किया आपने अपनी जो है वो स्टैंस को। तो इस तरह के जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो जनरल से होते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपका फेवरेट टीचर, उसके बारे में आप ऐसे लिखें। और दूसरा कि जो इंडियन मूवीज़ या इंग्लिश मूवीज़ हमारी यूथ जो देखती है उसके असरात यूथ पर क्या पड़ते हैं, ये एक ऐसे का टॉपिक है। इस तरह के टॉपिक्स लिखवाए जाते हैं। तो वो टॉपिक्स ऐसे पर हमने डिटेल से अलग से वीडियो भी बनाई है, अगर वो आप देखना चाहें तो अलीस भाई यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो डिटेल हम कम्प्लीटली देंगे, एक एक
टॉपिक पर हमने अलग से भी वीडियोस बना रखी हैं ISSP गाइड सीरीज़ में। आज की जो वीडियो है वो 197 वीडियो है, मतलब 157 वीडियो। इससे पहले 156 वीडियोस अपलोडेड हैं, तो वो आप देखें, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना देखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक वीडियो भी काफ़ी है। तो ये आपका ऐसे हो गया। ऐसे लिखने के बाद फिर लास्ट एक चीज़ है, अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स आपने लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि वो अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट आपसे लिखवाएं। ग्रेटेस्ट सारो ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख, ये भी लिखवा सकते हैं। आपका एम इन लाइफ, एम क्या है आपकी लाइफ का। मोस्ट थ्रिलिंग डे ऑफ योर लाइफ, इस तरह के मतलब होते हैं टॉपिक्स, उन पर आपने जो है एक लिखना होता है पैसेज छोटा सा। तो ये आपका पहला दिन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। फिर आपने क्या, पहले दिन पर ये जो सारे आपसे फॉर्म फिल हो गए, ये आप तकरीबन शाम तक का टाइम हो जाएगा। फिक्र ना करें कि ये आप सुबह ही आप फारिग हो जाएंगे, नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, टाइम कंज्यूम होता है इसमें। उसके बाद आपको रूम्स की तरफ भेजा जाएगा मेस में, वहाँ पर आप जो है वो पूरा दिन, जो बकाया दिन होगा वो फ्री होगा आपका। तो उस पर आप इसे चिल ना करें, गपशप ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि डिसेंटली आपने रहना है, क्योंकि वहाँ पर भी आप पर निगरानी रखी जाती है। और वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटीज़ ये हैं कि वहाँ पर गेम्स हैं आपके लिए, अगर आप वो खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। दूसरा, एक टीवी का रूम होता है, टीवी लाउंज, उसकी कुछ टाइमिंग होती है, उस टाइम पर वो ओपन होता है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं वो चीज़ें। और ज़रूरी चीज़ ये कि अपना जो आपका नेक्स्ट डे होगा उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। जहन में सोचें कि इस तरह चीज़ें होंगी, इस तरह आपने करनी है। अगर जहन में आप माइंड मैप करके रखेंगे तो बेहतर होगा, आप अच्छा परफॉर्म जो है वो कर पाएंगे। तो ये पहला दिन आपका गुजर गया यहाँ पर। फिर आपका सेकंड डे स्टार्ट होता है। सेकंड डे में सबसे पहले आपको कहा जाएगा, खाना खाने के बाद ये वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर होती हैं अवेलेबल। अगर कोई आप में से न्यू है बंदा, ISSB के बारे में कुछ नहीं पता, तो बेफिक्र रहें, घर से ज़्यादा महफूज आप वहाँ पर रहते हैं। 3 वक्त खाना, 2 वक्त चाय आपको मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं, तो टेंशन ना लें इस बात का। और वहाँ पर जो सेकंड डे स्टार्ट होगा आपका, वो सेकंड डे होगा एक डिप्टी प्रेसिडेंट के खिताब से। वो आपसे खिताब करेगा, आपको ISSP के बारे में बताएगा, टेस्ट के बारे में बताएगा। उसके बाद आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो शुरू होंगी। जो सेकंड डे है उसको साइकोलॉजिस्ट डे भी कहा जाता है, फर्स्ट टेस्टिंग डे। अब टेस्ट जो आपकी शुरू होंगी वो सेकंड डे से शुरू होंगी, सही। तो सबसे पहले क्या होता था कि स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करती थी ISSB में। उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल एप्टीट्यूड तीनों टेस्ट ली जाती थी आपसे। उसके बाद रिज़ल्ट निकलता था, जो फेल हो जाते थे उनको स्क्रीन आउट करके घर भेज देते थे। पर ये स्क्रीन आउट टेस्ट जो है वो ख़त्म किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे ली जाती है। आपकी जो है वो मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए वो ली जाती है, वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट देखता है, इसमें पास फेल कोई नहीं होता। तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ इस तरह की होती है, मतलब आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, फिर एक आंसर शीट होगी जिसमें आपने MCQs करेक्ट जो है वो उसको मार्क करना होगा। तो मिसाल के तौर पर क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पर है कि विच मैन कैरीज मोर वेट, ठीक। तो इन दोनों बंदों में से कौन सा जो है वो बंदा ज़्यादा वेट उठा रहा है। तो अगर आप देखें, नोट करें, तो ये जो सामान है ज़्यादा इस बी वाले बंदे की साइड पर है, तो वज़न ज़्यादा किसकी साइड होगा, बी वाले की, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या करना है, बी को टिक करना है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग या पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपने जवाब देना है। और उसके बाद है इफ़ गियर ए, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, रोटेट्स क्लॉकवाइज माने इस तरफ, ठीक है। तो ये वाली जो गियर है, अगर क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन करती है द डायरेक्शन ऑफ सी, तो इस सी वाली गियर की डायरेक्शन कहाँ होगी। अगर देखें आप, ए जो है क्लॉकवाइज अगर रोटेट करती है, ठीक है, घूमती है, तो ये जब इसको यहाँ से पुश करेगी नीचे, तो बी वाली जो गियर होगी ये इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। जब ये इस तरफ मूव करेगी तो यहाँ से ये इसको ऊपर पुश करेगी, जब इसको ऊपर पुश करेगी तो ये जो सी वाली गियर है क्लॉकवाइज क्या करेगी, मूव करेगी। तो सी वाली गियर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज होगी। करेक्ट हो गया ऑप्शन। तो इस तरह के सिंपल्स होते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई सी भी आप बुक उठा लें, डोगस वालों की या
किसी की भी, और आप ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे gotest.com वगैरह, वहाँ से भी इनकी जो है आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है वो ली जाती है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है, एक पेपर आपको दिया जाता है जिसमें 26 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं उर्दू में। तो आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है कि उनको आप कंप्लीट करें। जब आप वो एक पेज कंप्लीट कर जाते हैं फिर आपको दूसरा पेज मिलता है, फिर 6 मिनट, वो भी उर्दू का होता है। तो 26 जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के सेट होते हैं उर्दू के, और 2 इंग्लिश के। तो ये आपने क्या करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। फिर से आपको यही चीज़ जो आपको जहन में आपके आता है सेंटेंस, तो उसको आप कंप्लीट करें। इसमें यह है कि आप पॉजिटिवली सेंटेंसेस को कंप्लीट करें, नेगेटिव कोई बात ना कर दें, ठीक है। और जो इन सेंटेंसेस में आप लिखेंगे वो आपकी पर्सनालिटी को जो है वो शो करेगा साइकोलॉजिस्ट के यहाँ। तो इंटरव्यू में भी इसके मुताल्लिक आपसे सवालात होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर लिखा है कि मुजाहिद हर वक्त, अब मुजाहिद जो है आप जहन में सोचें हर वक्त किस मतलब क्या करता है, किस चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर अगर सोचें हम तैयार रहता है, तो मुजाहिद एक जो है वो मुजाहिद का अगर आप उसको जहन में सोचें तो पहली चीज़ आपकी मुजाहिद के बारे में क्या आती है। मुजाहिद वो जो जिहाद करे, सही। तो जिहाद मतलब जिहाद ज़रूरी नहीं है कि जंग हो। अगर आप जंग की तरफ ले जाते हैं तो इसको आप अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव इसका आप मतलब साइकोलॉजिस्ट के जहन में आपके माइंड का जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मुजाहिद हर वक्त क्या करता है, मतलब जहन में आप सोचें, ये टेस्ट में मत सोचिएगा। टेस्ट में जो आपके जहन में आए वो आपने लिखना है। इससे पहले जो आप घर पर तैयारी करेंगे, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो उस वक्त जहन में सोचें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो वो चीज़ें लिखें। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा इस सेंटेंस में क्या लिखना है, क्योंकि यही फिर क्या करते हैं बच्चे जाके आईएसएस में लिख लेते हैं। तो ये उनकी तो ज़हानत नहीं हुई जो उन्होंने सेंटेंस लिखा है, ये ज़हानत किसी और की है। फिर जब वो इंटरव्यू में जाके बैठते हैं, उस ज़हानत के क्वेश्चन उनसे जब किए जाते हैं तो वो नहीं दे पाते आंसर सही से जस्टिफाई नहीं कर पाते अपने क्वेश्चंस को। तो जाहिर सी बात है क्लेश आ जाता है, ठीक है। ड्यूअल पर्सनालिटी आ जाती है साइकोलॉजिस्ट के पास या आपके इंटरव्यूअर के पास। मतलब सेंटेंसेस में आपकी पर्सनालिटी कुछ और है, सामने इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी और है। तो डिफरेंस आ गया पर्सनालिटी में, वो आपको जज नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली क्या हो जाता है, आप फेल हो जाते हो। तो एकेडमीज़ का यही एक थोड़ा बहुत नेगेटिव रोल होता है। सारी एकेडमीज़ क्या करती हैं, वो स्टूडेंट्स को सॉल्व जो है वो सेंटेंसेस दे देते हैं। स्टूडेंट्स की अपनी एबिलिटी वो उजागर नहीं करते। मतलब आप जो हो, जो व्यूअर हमें देख रहे हो इस वक्त, तो आप ये खुद प्रैक्टिस करें। फिर ये है कि इन पर आप सेंटेंसेस बना के किसी मेंटोर से चेक करवा सकते हैं, ठीक है, उनमें कोई नेगेटिविटी ना हो। तो इस तरह यहाँ पर आपके 10 जो हैं उर्दू के सेंटेंसेस हैं, 10 इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं। इसमें आपने पॉजिटिविटी शो करनी है, और सेंटेंसेस कोशिश करें कि आधा तो सेंटेंस लिखा है, आपके पास टाइम कम है तो शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं। ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और नेगेटिव कोई बात नहीं करनी, मिसाल ऐसा से कमतरी आपने सेंटेंसेस में शो नहीं करनी, कोई खून रेजी वाली बात शो नहीं करनी। मतलब डिसेंटली एक सेंटेंस है आपको मिला है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है सिपाही के लिए, अब सिपाही के लिए क्या अजीज़ चीज़ होती है, उसका वतन, उसका घर। तो उसके वतन के मुताबिक आप जो है वो यहाँ पर बता सकते हो। और सिपाही एक मेन ऑफ प्रिंसिपल होता है, उसको एक कायद और कवानीन जो होते हैं उनको फॉलो करने वाला होता है। इस पर आप जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हो। और यहाँ पर ऐसे कंसेंट लास्ट टाइम आई हेड, सॉरी आई लिखा है डैश, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो किसी भी तरह से। मिसाल के तौर पर आपने एक क्रिकेट खेली थी, कोई मैच जीती थी, कुछ भी इस तरह से आप इसको पॉजिटिव ले जा सकते हो। इसको नेगेटिव तरफ जो है वो चीज़ों की तरफ मत ले जाना, उससे क्या होगा, नुकसान होगा आपका। अब ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो हमने पहले जो है वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड पे बात कर ली, सेंटेंस कंप्लीशन पे। अब आएगा कैंडिडेट डोसियर, एक फ़ाइल होगी वो सबको दी जाएगी हर कैंडिडेट को। उसमें आपने अपना चेस्ट नंबर और अपना नाम वगैरह वो सारा कुछ आपको बताएंगे, वो फिल करना होगा। फिल करने के बाद उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसमें ब्लैंक पेजेस होंगे सामने प्रोजेक्टर पर। वो आपको पहले तो ब्रीफ करेंगे कि क्या होगा,
वर्ड्स आएंगे, एक एक वर्ड आएगा, 9 सेकंड तक, तकरीबन 9 सेकंड तक वो शो होगा। वो शो होने के बाद जो है वो वहाँ से चला जाएगा, फिर दूसरा वर्ड आ जाएगा, एक साउंड भी बजेगा बजर टाइप। तो वो उसी 9 सेकंड में वो आप वर्ड देखना भी है और उस ब्लैंक पेजेस पर नंबरिंग के साथ लिखना भी है। तो अगर इसके लिए आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नहीं लिख पाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो इसके लिए पहले आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद इस पर भी यही चीज़ है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएं। मिसाल के तौर पर कोई वर्ड है, यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं, ये हमारी गलती है अगर हमने आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते ही नहीं हैं, बस ये लिख देते हैं। तो अपने जो जीनियन आपका इंस्टिंक्ट है वो आप दिखाएं अपने साइकोलॉजिस्ट को। तो कोई भी आपको वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड को एसोशिएट करें। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड आपके सेंटेंस में यूज़ हो, आप वो सेंटेंस में यूज़ करें आप उसकी वर्ड की मतलब एसोसिएशन हो। मिसाल के तौर पर नाइफ़ है, नाइफ़ का काम क्या है? डायरेक्टली काटना जो है नाइफ़ का काम है। तो उस काटने पर आप कोई जो है सेंटेंस बना सकते हैं कि किसी ने एप्पल को काट दिया, मिसाल के तौर पर। और नाइफ़, भला नाइफ़ पर आप सोचें वो नाइफ़ किस चीज़ से बना होता है? मेटल से बना होता है, आयरन से बना होता है। ये मतलब इस तरह आप हर एक वर्ड को एसोशिएट करें मुख्तलिफ़ चीज़ों से, शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। तो उधर वो प्रोजेक्टर पर इस तरह चलते जाएंगे, वर्ड्स आपने बनाते जाने हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी तरह करोगे उतना अच्छा इसमें आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर कोई एक सेंटेंस आप गलत लिख जाते हो, कोई मिस हो जाता है आपसे या कुछ, तो खैर है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आप अगले को मूव कर जाएं। तो इस तरह ये जो है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा। फिर आप आता है आपका पॉइंटर और पिक्चर स्टोरी राइटिंग। तो पॉइंटर और पिक्चर स्टोरी राइटिंग भी सेम उसी कैंडिडेट डोजियर में आपने लिखनी होती है। सामने प्रोजेक्टर पर पहले 30 सेकंड तक आपको कोई भी इमेज दिखाई जाएगी। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें ये इमेज है, तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इमेज को गौर से देखना है। कोई जल्दी नहीं है, 30 सेकंड्स हैं आपके पास। तो उसमें अगर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ नाम लिखा है, तो वो आप पहले ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, वो जहन में रखना है आपने। और कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पर है कि एक बंदा लेटा हुआ है, ये आपने पहले नोट कर लिया। फिर कोई उसका जो है वो कोई ऑपरेशन कर रहा है, काट रहा है, ठीक है, मतलब ये ऑपरेशन थिएटर है, ऐसा इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को अगर आप मेन हीरो रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, इस डॉक्टर को मेन हीरो रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ये नर्सेज भी हैं। तो इन सबको आपने क्या करना है, स्टोरी में इन सारे कैरेक्टर्स को शामिल करना है। और कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी आप शामिल कर सकते हैं। जितनी स्टोरी आप छोटी बनाएंगे, प्रिसाइज बनाएंगे, पर वो मीनिंगफुल हो। अगर भले छोटी स्टोरी है, मीनिंगफुल नहीं है तो काम की नहीं है। ज़्यादा बड़ी स्टोरी है पर उससे कोई मतलब नहीं निकलता, ना उसका सर है ना पैर है, तो फिर वो स्टोरी काम की नहीं होगी। तो इसमें आपने जो है वो चीज़ें बतानी है। इससे मिसाल के तौर पर आप, जाहिर सी बात है, यहाँ पर दिख रहा है कि बंदे की ऑपरेशन हो रही है, तो अगर आप सेंटेंस में ऑपरेशन की जगह कुछ और ही जो है स्टोरी बना दें, ठीक है, मतलब उस स्टोरी में ये इस तस्वीर का, इस चीज़ का कोई जिक्र ही ना हो, तो जाहिर सी बात है आपने स्टोरी गलत लिखी है, मतलब स्टोरी डिफरेंट लिखी है। जब आपने डिफरेंट लिखी है तो वो साइकोलॉजिस्ट आपके जहन को किसी भी तरह से ले सकता है। तो इस तरह आपने वो स्टोरीज़ लिखनी हैं, पॉजिटिवली हों, शॉर्ट हों, उसमें एक कैरेक्टर का एक ज़रूर एक हीरो बनाया करें। और ए टू जी उसको एक कहानी के हिसाब से ले चलें, उसका पास्ट बताएं पहले। मिसाल के तौर पर आप इसको हीरो लेते हैं तो इसका कोई नाम रखेंगे आप, इसका पास्ट बताएंगे कि ये जो है, फ़र्ज़ कर लें हम कहते हैं कि ये बंदा, ये जो लेटा हुआ है ये बंदा है, ये हीरो है हमारा अब कहानी का। तो इसका आप पास्ट बताएंगे कि इस हालत में ये कैसे पहुंचा, और उसके बाद उसका प्रेजेंट बताएंगे कि अभी ये ऑपरेशन थिएटर में है। इसके बाद इसका फ्यूचर बताएंगे कि ये निकलेगा, क्या करेगा, फिर लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन। सही हो गया। तो इस तरह की 4-5 तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, उस पर आपने स्टोरीज लिखनी है। फिर इनकम्प्लीट कुछ सेंटेंसेस लिख आएंगे, प्रोजेक्टर पर शो होंगे, उन पर भी आपने स्टोरी लिखनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वंस अपॉन अ टाइम ही वाज, मिसाल के तौर पर डैश आ गया। तो अब इस पर आपने क्या करना है, पूरी स्टोरी बनानी है। तो जो सेंटेंस था पहला, उस सेंटेंस को आपने ऊपर ही रखना है, वहाँ से अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करनी है। कोई सी भी स्टोरी आप बना सकते हैं फिर। तो वो भी 2-3 आपने बनानी है। वो स्टोरी जब आप बना लेंगे, फिर आपकी ये जो है टेस्ट हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद आपसे सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस, ये नई टेस्ट एक मुतारफ़ करवाई गई है
मुख्तलिफ़ लोगों का कहना है कि ये नई टेस्ट है, पर हम जो है ये कहते हैं कि ये नई टेस्ट नहीं है। ये सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस जो हैं आपसे इंटरव्यू में पहले पूछे जाते थे। उससे पहले अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाएं तो पहले वर्बल नॉन वर्बल में भी जो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस हुआ करते थे। पहले जो इनिशियल टेस्ट आप देते हैं उस वक्त ये क्वेश्चंस हुआ करते थे बाकायदा से, पर वो आहिस्ता आहिस्ता से तब्दीलियाँ आती गई, वो ख़त्म हो गए। अब फिर से ये मुतारफ़ करवाए गए हैं। तो प्रोजेक्टर पर एक सिचुएशन चले मतलब दिखाएंगे आपको, वो लिखी होगी सेंटेंस में, तो उस सिचुएशन का आपने जवाब जो है वो कैंडिडेट डोसियर जो है वो उसमें आपने लिखना है। 4-5 होंगी सिचुएशंस, तो वो सिचुएशंस जो हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी सिचुएशंस लिखी हैं। एक पहली सिचुएशन है कि वाट इफ़ समवन स्लेप्स यू। अब कोई बंदा आपको थप्पड़ मारता है, क्या करेंगे आप? अपने आप से पूछें कि आप क्या करेंगे। जो आप चाहते हैं करना वो आपने वहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि ये जवाब दूंगा मैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा, किसी ने जवाब दिया है कि अगर कोई मुझे थप्पड़ मारे तो उसे मैं 2 थप्पड़ मारूंगा, तो आप कहेंगे कि इसका जवाब दुरुस्त है, मैं इसका जवाब दूंगा। नहीं, आप क्या सोचते हैं आपने अपना जवाब देना है वहाँ पर। और सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक चीज़ होती है कि वो आपसे कोई गलती करवाना चाहते हैं सिचुएशन में, तो वो आपको गलती कैच करनी है, वो आपने गलती नहीं करनी। जब आप वो गलती कैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि इसकी जो है वो मेंटल एबिलिटी अच्छी है, एनालिटिकल अप्रोच अच्छी है, वो मूव कर जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मिसाल के तौर पर है यहाँ पर, ये आप देख लें, इफ़ आई गिव यू 1 मिलियन व्हाट विल यू डू। अब 1 मिलियन वो आपको दे रहा है, क्यों दे रहा है आपको वो 1 मिलियन? यहाँ पर एक केच है कि वो आपको 1 मिलियन दे क्यों रहा है। अगर दे रहा है तो आप क्यों ले रहे हो? आपने कोई मेहनत की है 1 मिलियन के लिए या कुछ? तो इस तरह एक केच होता है हर सिचुएशन में, वो आपने केच ढूंढना होता है। दूसरा है यहाँ पर कि वाट इफ़ आई आर्डर यू टू ब्रेक ग्लास। ये टेबल पर ग्लास पड़ा है, ये तोड़ दो। अगर मैं आपको हुक्म करूँ क्या करोगे? तो क्यों आप तोड़ोगे गिलास? वो आपका ऑफिसर तो नहीं है, अभी आप इंटरव्यू देने आए हो, ठीक है, आप अभी सिलेक्ट नहीं हुए, आप अभी सोल्जर या ऑफिसर नहीं हो, वो आपको ऑर्डर क्यों देगा? और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप क्यों तोड़ेंगे? तो इस तरह के छोटे छोटे केच होते हैं, इसमें आपने वो जो है वो पॉइंट आउट करने होते हैं। इंटरव्यूअर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, वो आपको कहेगा ही नहीं कुछ। फिर आगे आते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स। वो मेरिट्स डीमेरिट्स लिखवाते हैं 5-5 या 10-10। वो आप अपने मेरिट्स डीमेरिट्स याद करके जाएं, आपको ख़ुद को पता होगा कि आपका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। और दूसरी एक नई टेस्ट ओपीआई टेस्ट जिसको कहते हैं, हालांकि ये नई टेस्ट नहीं है, पहले ये आईएसएसबी में हुआ करती थी पर ख़त्म हो गई टाइम के साथ, फिर से इंट्रोड्यूस हुई है। तो ओपीआई टेस्ट में क्या होता है कि कुछ एक सेंटेंस लिखा होता है, फिर उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, फिर डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस तरह के कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि मिसाल के तौर पर मैं होशियार हूँ, तो एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो आप जो हैं अपने बारे में वहाँ पर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। लिखा है कि मैं होशियार हूँ, तो आप अपने बारे में बताएं, आप हैं या नहीं, आप एग्री करते हैं इससे या नहीं करते, या इससे आप हाईली एग्री करते हैं या हाईली डिसएग्री करते हैं, आप ईमानदार हैं। इस तरह के तकरीबन बहुत सारे जो हैं स्टेटमेंट्स होंगे, उसमें आपने इस तरह जो है वो टिक करना होगा। इसको ओपीआई टेस्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये डे पूरा आपका जो टेस्टिंग डे था ख़त्म होता है। इसके बाद आप पूरा दिन फ्री होंगे, मेस में इधर उधर आप आज़ाद हैं, पर डिसेंट रहना है आपने आईएसएसबी में, क्योंकि आप यहाँ पर टेस्ट देने आए हो, पिकनिक मनाने नहीं आए। तो ये बात आपको जहन में हो। तो नेक्स्ट डे जो होगा आपका 3rd डे, वो जीटीओ का पहला दिन और सेकंड टेस्टिंग डे कहलाता है। इसमें सबसे पहले जो हर हाल में आप रिपोर्ट करोगे, ब्रीफिंग होगी, आपके जो पिछले टेस्ट नंबर थे वो आपने जमा करने होंगे। जमा करने के बाद आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में 10-10, 12-12 जो है कैंडिडेट्स के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। आपके ग्रुप का कोई नंबर होगा, ABCD कोई भी हो सकता है, और उसके हर ग्रुप के चेस नंबर्स अलग से दिए जाते हैं। वो 1 से 10 तक या 1 से 12 तक या 11 से 22 तक, इस तरह। तो वो आपको चेस नंबर्स मिलेंगे, आपका एक जीटीओ आएगा जो आपके चेस नंबर्स पुकारेगा, फिर आप वहाँ पर जाओगे, रिपोर्ट करोगे, फिर वो आपको एक रूम में ले जाएगा। तो आपने वो चेस नंबर्स पहने होंगे।
तो उस रूम में आप चेयर्स पड़ी होंगी, आप बैठ जाओगे, फिर वो एक एक करके इंट्रोडक्शन आपसे लेगा। तो इंट्रोडक्शन आप तैयार करें। इंट्रोडक्शन किस तरह आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, अपना नाम, फादर नेम आपका, और उसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट से आप, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने ज़रूर बतानी है अपने इंट्रोडक्शन में। एक्स्ट्रा अगर आप उसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन या अगर कोई आप जॉब करते हैं बताना चाहें तो बता सकते हैं, वरना ये 3 चीज़ें मस्ट हैं आपके इंट्रोडक्शन में। उसके बाद वो जो है इंडोर टास्क से शुरू करेगा। इंडोर टास्क में आपसे ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर टॉपिक, वो ग्रुप प्लानिंग टेस्ट ली जाएंगी। ग्रुप डिस्कशन में कोई एक आपको टॉपिक देंगे, कोई सा भी टॉपिक दे सकते हैं आपको। मिसाल के तौर पर किसी भी मुल्क की तरक्की में औरत का किरदार एक टॉपिक है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का। आजकल तो आईएसएस भी पूरी इंग्लिश में हो चुकी है, तो ये इंग्लिश में ही होगा, जाहिर सी बात है, तो आपने इंग्लिश में तैयार करके जाना है। तो उसमें आपने ये लीडरलेस एक टास्क है, 20 मिनट टाइम दिया जाता है। कभी कभार जीटीओ की मर्ज़ी है, वो आगे ले जाए, मतलब और ज़्यादा टाइम दे दे आपको या कम कर दे, उसकी मर्ज़ी है। तो इसमें आप कोशिश करें कि ज़्यादा, मतलब पहले आप पार्टिसिपेट करें, नहीं तो दूसरे तीसरे नंबर पर पार्टिसिपेट करें। एक दफ़ा ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है, एक दफ़ा तो कंपलसरी है, उससे ज़्यादा करना चाहें तो बेहतर होगा। और कोई भी आप इंस्टेंस लें तो उसको आप फॉलो करें। अगर आप देखते हैं कि डिस्कशन में अगर आप गलत पर हैं तो अपनी गलती तस्लीम भी करें। सही हो गया। तो ये आपके ग्रुप डिस्कशन है। तो इसमें लीडरलेस टॉपिक है, लीडर बनने की कोशिश में आप अपना जो है वो पर्सनालिटी मत खो दीजिएगा। अगर बन सकते हैं लीडर तो बने, अगर नहीं तो रहने दीजिए, पार्टिसिपेट तक ही ठीक है। उसके बाद लेक्चर टॉपिक है। लेक्चर टॉपिक में 2 मिनट आपको दिए जाते हैं कोई भी टॉपिक पर सोचने के लिए। सोचने के बाद 2 मिनट उस पर आपने बात करनी होती है। सिंपल, जैसा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक्स होते हैं वैसे ही सेम लेक्चरेट के टॉपिक होते हैं। कमेंट्स में हम कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक्स तकरीबन 100-150 हैं वो आपको मुहैया कर देंगे, ताकि वो सेम ही होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद ग्रुप प्लानिंग, पहले एक टेबल हुआ करती थी, उस पर एक बनी हुई होती थी एक मैप नुमा चीज़, ठीक है। फिर वो जीटीओ ब्रीफ करता था आपको, फिर पूछता था इसका प्लान आपके पास क्या है। आजकल सुना है कि वो प्रोजेक्टर पर, एलसीडी पर वो चीज़ चलती है। उसमें वो मतलब वो सारा जो मैप टेबल पर बना होता था वो अब प्रोजेक्टर पर बना होता है। वो आपको दिखाते हैं कि ये जगह है, इस पर आपके पास इतने आदमी हैं, इतनी आपके पास रिसोर्सेज हैं, ये आपको टास्क दिया जा रहा है, तो इस टास्क के बारे में आप प्लान किस तरह बनाते हो और किस तरह एग्जीक्यूट करते हो, सोचो। सारा ग्रुप मिलकर सोचता है, फिर वो अपना प्लान बताता है। तो इसमें यह है कि ग्रुप के साथ कोऑपरेटिव रहिएगा। जो जो जीटीओ इंस्ट्रक्शंस देता है कि मिसाल इतनी रफ्तार है इस गाड़ी की, तो वो जहन में रहे आपके। और कोशिश करिएगा जो कि ग्रुप मतलब जो ग्रुप का प्लान बताता है, ग्रुप स्पीकर होता है, आप वो स्पीकर हों तो बेहतर होगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा आपका जीटीओ के साथ। और जब आप लोग सारे डिस्कस कर रहे होते हैं प्लान, तो जीटीओ आपको देखता है। तो जीटीओ को आपने इससे स्टेयर नहीं करना, देखना नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। तो उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन हो गई आपकी, लेक्चर टॉपिक हो गया और ग्रुप प्लानिंग हो गई, तो आपको जो है वो जीटीओ कहेगा कि ड्रेस चेंज करके आप मुझे ऑब्स्टिकल एरिया में जो है वो मिलें। तो ऑब्स्टिकल एरिया में जब जाएंगे आप, तो वहाँ पर आउटडोर टास्क होंगे। वो ड्रेस कौन सी होती है तो वो भी आपको अपने साथ ले जानी है। शॉर्ट्स हों या फुल ट्राउज़र हो वाइट का, और वाइट शर्ट और जॉगर्स, और उसके ऊपर जो आपको चेस्ट नंबर मिला है वो आपने पहनना है, सिंपल, बस। उसके बाद जो है आपके आउटडोर टास्क स्टार्ट होंगे। आउटडोर टास्क में सबसे पहला टास्क होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जो कि 40 मिनट तक चलेगा। ये एक हिस्सा है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का, इससे ज़्यादा बड़ा होता है वो। मतलब इसको अगर आप अबूर कर लेते हो तो ऐसा ही एक दूसरा भी होगा ऑब्स्टेकल, वो भी आपने अबूर करना है, फिर इस तरह। तो इसको एक इसकी टास्क की क्या होती है, स्टार्टिंग लाइन, एक फिनिशिंग लाइन। जो रेड एरियाज़ हैं वो बताता है जीटीओ के ये आउट ऑफ बाउंड एरियाज़ हैं या इन बाउंड हैं, और जंपिंग अलाउड है, जंपिंग नॉट अलाउड है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप वहाँ पर अच्छी तरह से सुन लीजिएगा और उन पर अमल करिएगा। तो ये भी लीडरलेस टास्क है। तो बहुत सारा ग्रुप के साथ आप कोऑपरेटिव रहिएगा। अगर ग्रुप को समझ नहीं आ रही और आपको समझ आ रही है चीज़, तो ग्रुप को बताएं और कोशिश करें कि लीड करें। अगर ग्रुप में कोई लीड नहीं कर पा रहा तो, और अगर आप में एबिलिटी है लीड करने की तो, अगर नहीं तो ग्रुप को डुबोइएगा मत। तो ये टास्क आपने कंप्लीट करना है ग्रुप के साथ, कोऑपरेटिव रहेगा। कहीं पर गिर जाते हैं तो फिर से वहीं से आपने स्टार्ट करना है।
और ग्रुप के साथ हार्श नहीं आपने जो है बिहेव करना, मतलब ग्रुप वालों को गालियाँ ये वगैरह चीज़ें नहीं बकनी। उसके बाद जब ये आपका टास्क हो जाएगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, तो फिर आपको ये ग्रुप को जो है वो दो दो या तीन तीन या चार चार कैंडिडेट्स में, मेंबर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर उन आधे आधे ग्रुप का टास्क होगा एक छोटा सा, ठीक है, 8-8 मिनट का या 6-6 मिनट का वो टास्क होता है, वो भी लीडरलेस टास्क है, वो आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपका यहाँ पर आउटडोर टास्क जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको इंटरव्यू के लिए कहा जाएगा कि इंटरव्यू के लिए ड्रेस चेंज करके रिपोर्ट करें। फिर इंटरव्यू की ड्रेस जो है वो डिसेंटली आपने कौन सी ड्रेसिंग करनी है, कोई भी वाइट ड्रेस या कोई भी हो ड्रेस वो फुली प्रेस्ड हो, अगर कमी शलवार है तो उसके ऊपर सर्दियों के लिहाज से अगर वेस्ट कोट पहने तो बेहतर है। तो वो चीज़ें आप जहन में रखिएगा। उसके अलावा अगर आप थ्री पीस पहनते हो तो और बेहतर है। उससे एक मतलब क्या है कि आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है, जैसी आप ड्रेसिंग करते हो वैसी आपकी पर्सनालिटी बनती है। और इंटरव्यूअर ने आपको कभी भी नहीं देखा सिवाय आपके फॉर्म के, तो उसको जिस तरह आप अपना जो है वो आउटलुक देंगे वो उतना आपसे मुतासर होगा। ठीक है, जो आपने गलतियां की साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो भी यहाँ पर आप अपनी दुरुस्त करवा सकते हो, ये आपके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। तो उमूमन दो इंटरव्यूज़ होते थे ऑफिशियली, एक साइकोलॉजिस्ट का, एक डिप्टी प्रेसिडेंट का। डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू अभी भी होता है, साइकोलॉजिस्ट का अभी जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का हो रहा है जिनकी जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है चेक कर रहा है उनके सेंटेंसेस और स्टोरीज़ वगैरह ये, और उसको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही इसकी पर्सनालिटी सही से, तो उनका वो इंटरव्यू ले रहा है। नहीं तो डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू सबका हो रहा है। और उसके अलावा आपका दूसरा एक अनऑफिशियल इंटरव्यू होता है जो जीटीओ लेता है। कमांड टास्क जो है आप जब देते हैं उससे पहले वो आपसे जो है वो टास्क लेता है। तो ये आपका जो है 3 इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ में तकरीबन किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनल आपके रिलेटेड होते हैं। आपका नाम के जो है वो मतलब क्या है, आपके वालिद के नाम का मतलब क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस। आप के वालिद कितना कमाते हैं, आपके एफएससी में कितने नंबर थे, और आपके छोटा भाई जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, इस तरह के। और अगर आप कोई जॉब करते हैं जॉब के रिलेटेड, और लास्ट आपकी जो डिग्री थी मिसाल के तौर पर एफएससी आपने साइंस में की है तो वो आपसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछ सकते हैं। और साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस में जो है वो आपसे सिचुएशन रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन, सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। तो जिस मतलब आपने इंटरव्यू में क्या करना है, ओरिजिनल रहना है जैसे आप हैं। और जैसा आपने अपना आउटलुक जो है इंटरव्यू जो बायोडाटा फॉर्म्स आपने पहले फिल किए थे उसमें दिया है, वैसा ही सेम आपने यहाँ पर भी अपना जो है वो बताना है अपने आप को कि आप क्या हैं। और उसके अलावा कुछ अगर आपके लूप होल्स हैं आपकी टेस्ट में, जो साइकोलॉजिकल आपने टेस्ट लिखी हैं, तो वो यहाँ पर आपसे वो उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सही है, मिसाल के तौर पर किसी सेंटेंस में आपने लिखा कि सेंटेंस था इनकम्प्लीट के बारिश के दौरान, या जब बारिश हो रही थी, तो आपने सेंटेंस मिसाल के तौर पर लिख लिया कि वो घबरा गया। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि मतलब आपको बारिश से डर लगता है। सही एग्जाम्पल है। तो वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपसे आपको जो है किस चीज़ से डर लगता है, मिसाल इस तरह आपसे पूछ सकते हैं। या वो आपसे पूछेंगे क्या आपको बारिश से डर लगता है, तो इस तरह आप वो चीज़ें कन्फर्म करेंगे आपकी। फिर दूसरे क्विक मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे पूछते हैं टेबल का एरिया बताओ और इस तरह के परसेंटेज के क्वेश्चंस। तो इन पर हमने डिटेल से वीडियो बनाई है अलग अलग हर एक चीज़ पर, तो वो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना खुद अपने क्वेश्चंस तैयार करें। फिर उसके बाद जब आपके इंडोर और आउटडोर टास्क हो जाएंगे, एंट्री हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर थर्ड डे भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर फोर्थ डे आपका स्टार्ट होता है जिसको जीटीओ का हम सेकंड डे कहते हैं, और लास्ट टेस्टिंग डे होता है। मतलब जिस डे पर टेस्ट होगी आखिरी वो जो है डे होगा, चौथा जो दिन है आपका। उस पर सबसे पहले सुबह क्या होगा, आप आउटडोर टास्क की जो किट है वो पहनेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप फ़ोटो खिंचवाना चाहें तो खिंचवा सकते हैं, और एक फ़ोटो वो ग्रुप के साथ आपकी ज़रूर खींचते हैं, तो वो पिक्चर आपकी होगी। उसके बाद अब आउटडोर टास्क के लिए टास्क ऑब्स्टेकल एरिया में जाएंगे। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होंगे सारे ग्रुप के। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में क्या क्या होगा, आपका रोप क्लाइंबिंग होगी, मॉन्की ब्रिज, जिगजैग, डिच क्रॉस, हाई जंप, टार्जन स्विंग, हैंगिंग ब्रिज, पासिंग थ्रू टायर, जंपिंग रिंग, ये सारी आपसे जो है वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं आपसे होंगे। इनके मार्क्स साथ में लिखे हुए हैं, इन पर पॉइंट्स हैं। अगर आप रोप क्लाइंबिंग करते हो 11 पॉइंट्स हैं, मंकी ब्रिज 5, तो ये टोटल जो है वो बनते हैं फिर 44 के करीब जो है कुछ पॉइंट्स बनती हैं।
तो इसमें ये है कि आपकी टाइम लिमिट होती है, 2 मिनट होते हैं आपके पास, आपको भागते हुए ये सारे जो हैं वो अबूर करने होते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर किसी टास्क को आप कर रहे हो और वो जो है नहीं कर पा रहे आप, तो बार बार उस कोशिश करो। अगर 2-3 दफ़ा आपने ट्राई किया नहीं हो रहा तो उस पर रुक मत जाओ, छोड़ दो उसे, दूसरे जो हैं वो टास्क करो। अगर किसी आप वो टास्क करने जा रहे हो, आपको डर लग रहा है कि आप शायद ना कर पाएँ, तो उसको टच ही मत करो, दूसरे टास्क हैं आप वो करें। ऐसा भी इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि आपको 4 या 5 टास्क हैं वो सबसे आपको डर लगता है तो वो आप करो ही ना। एक आपको जो डिच क्रॉस है वो आसान लगती है तो बार बार आप डिच क्रॉस नहीं, दूसरे टास्क जो आपने करने हैं, मतलब ये आपने आपको बताया कि कोई गलती आप ना कर बैठें इस वजह से। तो ये आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होंगे। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स के बाद आपसे दूसरा जो है वो टास्क होगा कमांड टास्क। जैसे हाफ ग्रुप टास्क था, इस तरह का एक कोई टास्क होगा, उसमें आपको एक आधे ग्रुप का जो है लीडर बनाया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी लेता है आपसे जीटीओ, कुछ क्वेश्चंस पूछता है पर्सनली, ये वो आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए। फिर वो कहता है कि हाँ आपका प्लान बन गया, तो आप कहते हैं बन गया। फिर अपने आपको जो है वो ग्रुप को बुलाते हैं। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपने वो टास्क कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अगर आपने जो प्लान बनाया है वो अपने ग्रुप को बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं बताना चाहें नहीं बता सकते। अगर कम्युनिकेटिव स्किल्स आपके अच्छे हैं तो आप बताएं तो बेहतर है, प्लस पॉइंट्स मिलती हैं इससे। उसके बाद अपना आप प्लान एग्जीक्यूट कर दें, आप हुक्म कर दे जाएँ। कोशिश करें खुद काम कम करें, क्योंकि अभी आप कमांडर हैं, अभी आप सबऑर्डिनेट नहीं हैं। तो अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो आपने वो वहाँ पर हेल्प करनी है। इस तरह नहीं खड़े हो जाना कि नहीं मैं कमांडर हूँ, मैं नहीं करूँगा कुछ भी, तो इस तरह भी नहीं। और अपने सबऑर्डिनेट से के ऊपर चिल्लाना भी नहीं है, बदतमीज़ी भी नहीं करनी। तो ये आपने कोशिश करनी है कि कोई अपना एक सबऑर्डिनेट, कोई एक अपना जो मेंबर है आपके ग्रुप का, उसको वो आप पार करवा दें, ठीक है, कंप्लीट करवा दें वो टास्क। बकाया ना कर सकें तो खैर है। अगर आपका प्लान सुन लेता है जीटीओ और सही उसको लगता है कि सही ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो थोड़ी मेहनत आपको आपसे करवा के फिर कहेगा कि ठीक है बस आपका हो गया। उसके बाद एक फाइनल ग्रुप टास्क लिया जाता था पहले, अब वो जो है ग्रुप रेस के साथ जो है वो चेंज हो गया। अब ग्रुप रेस जो है वो एक टास्क के नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो आपसे लेते हैं। आपके ग्रुप को आधा डिवाइड करते हैं 3-3 या 4-4 कैंडिडेट्स में। फिर आपको कुछ सामान देते हैं, डमी कुछ चीज़ें देते हैं। और एक होता है एक मतलब ऑब्स्टेकल की तरह ही इनबाउंड एरियाज होती हैं, कुछ आउट ऑफ बाउंड एरियाज टाइम होता है, वहाँ से आपको वो भागते हुए वो सामान भी और लेके जाना है। आउट ऑफ बाउंड इन बाउंड एरियाज़ का भी वो आपने ख्याल रखना है, और वो वहाँ से आपने कंप्लीट करना है वो टास्क। और ग्रुप रेस है, मतलब इसमें ये है कि आपने चलना नहीं है, टहलना नहीं है, थोड़ा भागते हुए जिस तरह जॉगिंग करते हैं इस तरह करके आपने वो टास्क पूरा करना है। और उसके बाद म्यूचुअल असेसमेंट टेस्ट में ये होता है कि आपको एक चिट दी जाती है जिसमें नंबर्स दिए गए होते हैं आपके पूरे ग्रुप के, मतलब 1 2 3 इस तरह 10 12 नंबर दिए गए होते हैं। फिर उसके सामने वो आपको कहते हैं कि आपने सारे अपने जो है वो ग्रुप मेंबर्स को देखा परफॉर्म करते हुए, आपकी नज़र में किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, तो उनका नंबर पहले नंबर पर आप किस चेस नंबर को रखते हैं, दूसरे पर किसको, तो वो आप जैसे आपने देखा है जिसकी आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगे। अगर अपनी अच्छी लगती है तो पहले नंबर पर खुद को रखें, अगर आपने कम अच्छा परफॉर्म किया है दूसरे पर रखें, तीसरे पर रखें, अब एटलीस्ट आप चौथे पर रखें, चौथे से कम खुद को मत रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का इंटरव्यू रह गया हो, कल रह जाता है, तो उसका इंटरव्यू इस दिन पर इस डे पर होगा। और यहाँ पर आपका डे कंप्लीट हो जाता है चौथा। फिर पांचवा डे आपका जो फिफ्थ डे है, लास्ट डे है, इसको कॉन्फ्रेंस डे या डिपार्चर डे भी कहा जाता है, वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले सुबह जौहर हाल में एक कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद जो है वो अगर किसी का री इंटरव्यू होता है तो वो री इंटरव्यू लेंगे। अगर री कमांड टास्क किसी का वो कहते हैं कि भाई इसकी हमें अभी समझ नहीं आई पर्सनालिटी की या इसकी एबिलिटीज़ की, तो वो री कमांड टास्क करवा सकते हैं, री ऑब्स्टेकल करवा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर पेमेंट ऑफ TAD है, मतलब यहाँ पर जो आप खर्चा करके आए हो, खर्चा करके जो जाओगे अपने घर, तो वो खर्चा देते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा आपका डिपार्चर हो जाता है यहाँ। फिर अगले दिन पर क्या होता है, आपकी जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो जाती है। तो हमने क्या किया आज पूरे जो है वो आपको 5 डेज़ का पूरा आपको शेड्यूल भी बता दिया, कौन कौन सी टेस्ट होंगी, किस तरह आपने परफॉर्म करना है, किस तरह आपने तैयारी करनी है, किस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद लास्ट में यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए कि ड्रेसिंग जो है वो आपकी पर्सनालिटी की जो है वो पिक्चर है। आप भले मेस में हो, खाना खाने आए हो, नमाज़ पढ़ने जा रहे हो,
टीवी लाउंज में हो, जौहर हाल में हो, इंटरव्यू में हो, ड्रेसिंग आपकी मैटर करती है। ड्रेसिंग आपको नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। भले आप कमीज सलवार पहनते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो प्रेस्ड हो, क्लीन हो, ठीक। और थ्री पीस पहनते हो तो उसमें कंट्रास्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाई, बेल्ट और शू सही से होने चाहिए, और कोट वगैरह, मतलब सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो प्रेस्ड हों, वेल नीट एंड क्लीन। उससे क्या होगा, और ड्रेसिंग में सिर्फ आपकी ड्रेसिंग नहीं आती, आपका हेयर स्टाइल आता है ड्रेसिंग में, और आपका जो है वो बोलने का स्टाइल आता है, चलने का स्टाइल आता है, आप बैठते किस तरह हो, बात किस तरह करते हो, ये सारी चीज़ें ड्रेसिंग में आ जाती हैं। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस इवन वो भी ड्रेसिंग में आ जाते हैं। उसके अलावा पूरी आईएसएस में आपने डिसेंट रहना है, कुछ हल्ला गुला नहीं करना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। आपने वहाँ पर टेस्ट देने गए हो आप, और जैसे आप ओरिजिनली हो वहाँ पर वैसे ही आपने रिप्रेजेंट करना है कॉन्फिडेंस के साथ। और वहाँ पर 4-5 लोग मुख्तलिफ मेस का इंचार्ज अलग से आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, डिप्टी प्रेसिडेंट अलग से आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपने सुननी है, उन पर अमल करना है पूरी आईएसएसबी में। और किसी के साथ भी आप बात कर रहे हो आईएसएस में टेस्ट के दौरान, टेस्ट के अलावा औकात में, क्लियरली और जेंटली वो जो है वो वॉइस में आप बात करो। और कोई भी आप जो है वो काम कर रहे हो, उस काम करने से पहले सोचो। कोई जवाब दे रहे हो इंटरव्यू में, जवाब देने से पहले सोचो। इस तरह नहीं कि आपने कोई जवाब दे दिया, उगल दिया, और वहाँ पर फिर बाद में आप सोचेंगे अरे ये मैंने क्या कर दिया। इस तरह नहीं। और अपने आप को एक कैडेट की तरह सोचो, एक ऑफिसर की तरह सोचो कि आप ऑफिसर हो, और उस तरह आप जो है वो एक्ट करो। और तैयारी जो है वो आप जो है वो बुरे हालात के लिए करो, और उम्मीद आपको अच्छे की होनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी आपके लिए। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत लंबी थी, और उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर अभी तक आप लोगों ने एलिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।